सो लेट्स लर्न एंड लेट्स स्टार्ट। सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, सभी लोग कैलकुलेट डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑन मार्जिन कॉस्ट। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आपको मार्जिन अकाउंट का डेली बैलेंस कैलकुलेट करना है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा और पेमेंट ऑन मार्जिन कॉस्ट क्या होगा। कैसे टाइप की ये क्वेश्चन होता है, क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, फिर इन सारे कंसेप्ट पे आएंगे और हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं इसके ऊपर कि कैसे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट सेंसेक्स फ्यूचर आर ट्रेडेड एट मल्टीपल ऑफ 50। ये तो जो 50 है ये आपकी यूनिट साइज है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट आपको पता था, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो और अगर फ्यूचर की वैल्यू आपकी 2000 रुपीज है तो सिर्फ आप 2000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो, आप 2000 मल्टीप्लाई बाय यूनिट करते हो। जैसे इस केस में 50 है तो जो आंसर निकल के आएगी आपकी 1,00,000 रुपीज। तो ये जो 1,00,000 रुपीज होती है ये आपकी क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है। तो आप इस पर कॉन्ट्रैक्ट पे आप सॉल्व करते हो। क्या लिखा है आगे, कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशन, कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ सेंसेक्स। तो ये फॉलोइंग कोटेशन है, फ्यूचर्स इन 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग फरवरी 2009। तो 2009 की फरवरी के दिन थी और ये आपको सेंसेक्स फ्यूचर जो होता है उसका आपको दिया हुआ है प्राइजेस कि डे ये है, उस डे पे सेंसेक्स फ्यूचर हाई इतना गया था, लो इतना गया था, उसकी क्लोजिंग प्राइस ये है। फिर 5 फरवरी 2009 में वो हाई इतना गया था, लो इतना गया था, उसकी प्राइस ये है। उसी तरह 6 तारीख का, 7 तारीख का, 8 10 तारीख का, 11 12 14 17 18। तो जिस जिस दिन आपकी वर्किंग डेज नहीं होती, हॉलीडेज होती, या फिर जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होंगी, सैटरडे संडे यहाँ पे नहीं काउंट होगा, और जो पब्लिक हॉलीडेज की जो छुट्टी होती है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता। बाकी जितने भी वर्किंग डेज होते हैं जिस दिन आपका सेंसेक्स चालू है, सेंसेक्स का मतलब क्या हो गया, बीएससी। सेंसेक्स के लिए बीएससी होता है और निफ्टी के लिए एनएससी होता है। इन दोनों के अपने फ्यूचर्स होते हैं। तो ये बता दिया आपको कि 4 तारीख को ये है, ये हाई वाली वैल्यू है, यानी उस दिन इंडेक्स की प्राइस हाई इतनी गई थी और उस दिन इंडेक्स की प्राइस लो इतनी गई थी। और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, सबका आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर है, गॉट इट। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है दैट अभिषेक बॉथ, अभिषेक ने बॉथ किया यानी अभिषेक ने बाय किया वन सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन फरवरी 2004। यानी ये वाली जो दिन है, 4 तारीख के दिन में अभिषेक ने बाय करा, ठीक है। कितना, एक सेंसेक्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर 393296.50 सपोज क्लोजिंग बैलेंस 32, तो उसके क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो ओपनिंग बैलेंस पे बाय करेगा, या फिर जो भी बैलेंस है, मान लो 2000 रुपये उसकी ओपनिंग बैलेंस है सपोज, तो जो 50 उसकी यूनिट साइज थी, तो 1,00,000 रुपीज का उसने एक ही कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये इसने दो चीजें दी कि द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000। तो जो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे अगर यहाँ पे 1,00,000 की वैल्यू है तो वो 1,00,000 में जो एब्सोल्यूट चेंज होगा, यानी नंबर्स में जो चेंज होगा वो होगा 10,000। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस चेंजेस इज 2,000। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी ये जो 10,000 है, ये उसने बोला कि कम से कम 10,000 का तो एब्सोल्यूट चेंज होगा ही होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जब भी आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर इसने लिखा 2000 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी ये 10,000 से 12,000 तक का भी चेंज हो सकता है, और 10,000 से डाउन अगर जाएगा तो 8,000 तक का भी चेंज हो सकता है। यानी ये बोल रहे हैं कि 10,000 तो चेंज होगा एब्सोल्यूट टर्म में, यानी अमाउंट टर्म में 10,000 ऊपर नीचे होगा। लेकिन इस 10,000 में भी कुछ और चेंज हो सकता है, या तो ये 10,000 का 12,000 भी बन सकता है, या तो ये 8,000 भी बन सकता है। ऐसा करके इन्होंने दो टर्म एक्सप्लेन किया। और इन्होंने बताया द मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन, और मेंटेनेंस मार्जिन होता है। एंड फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑन द मार्जिन। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्या सॉल्यूशन है, कैसे क्या चीजें चलती है, तो आपको मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। अभी तक आपने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें ये लिखा था कि जो भी इन्वेस्टर है, नाम लिखा उस पर्सन का वहां पे, देखते हैं। अभिषेक, अभिषेक उसका नाम है, ठीक है। तो जो अभिषेक है, अभिषेक ने बाय किया है फ्यूचर्स। अब तक हमको इतना पता चला
कि अभिषेक ने फ्यूचर को क्या किया है, बाय किया, और हम लोग को बहुत सारे 10 दिन के हाई लो और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, और उन्होंने लास्ट में बोला कि हमको बताओ मार्जिन अकाउंट और पेमेंट ऑफ मार्जिन क्या था। तो आपको याद रखना है कि जब भी एज एन, अगर आपको, आपका एग्जांपल लेकर चलता हूं, अगर आपको ना मार्केट में जाके फ्यूचर के अंदर ट्रेड करनी है, जो फ्यूचर इंडेक्स है उसके अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, तो उस केस में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, वन कॉन्ट्रैक्ट का आप ये करते हो कि मैं वन कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा, बट ये वन कॉन्ट्रैक्ट आप अभी थोड़ी खरीदते हो, ये तो जब इसकी एक्सपायरी होती है उस दिन इसका सेटलमेंट होगा ना। इसका सेटलमेंट कब होता है, तो इसका सेटलमेंट होता है ऑन एक्सपायरी। ऑन एक्सपायरी में इसका क्या हो जाएगा, ऑन एक्सपायरी में इसका सेटलमेंट होगा। अब सामने वाला बोलता है कि ठीक है आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदोगे, वट एवर द लॉस और गेन जो भी आएगा, मुझे आज के दिन में ना आप एक मार्जिन मनी डिपॉजिट करो। क्या डिपॉजिट करो, मार्जिन मनी। मार्जिन मनी डिपॉजिट करो जिसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट आज तो सेटल हो रहा नहीं, एक्सपायरी पे सेटल होगा, लेकिन ईच एंड एवरी डे इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, जो फ्यूचर का प्राइस है, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे ईच एंड एवरी डे, यहाँ पे देखो फ्यूचर के प्राइस कभी ये है तो कभी ये है, कभी ये है, कभी ये चेंज हो रहा है। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना वो हर दिन पे इसको सेटल करते रहता है। हम लोग तो जो एक्चुअल सेटल करेंगे वो तो लास्ट डे पे एक्सपायरी पे सेटल होगा, यानी एक्सपायरी पे ये तो खत्म ही हो जाएगा। बट स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, अपने फायदे के लिए वो डेली बेसिस पे इसको सेटल करते रहता है, डेली बेसिस पे उसके क्लोजिंग प्राइस पे वो वैल्यू कर देगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, और जो भी गेन लॉस आएगा वो उसको एक अकाउंट से एडजस्ट करता है जिसका नाम होता है मार्जिन अकाउंट। आप मार्जिन मनी अकाउंट बोल सकते हो या फिर मार्जिन अकाउंट। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या आफ्टर एक्सपायरी पे मैं 1 लाख रुपए की मेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो क्वेश्चन यानी जो स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा वो बोलेगा कम से कम आप मुझे 15,000 का मार्जिन मनी डिपॉजिट कर दो। क्या डिपॉजिट कर दो, 15,000 का मार्जिन मनी डिपॉजिट कर दो। अब ये 15,000 का मार्जिन मनी में जैसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे होंगे हम लोग एडजस्ट करते जाएंगे। अगर गेन हुआ तो आपको ऐड कर देंगे, अगर लॉस हुआ, मान लो गेन हो गया अगले दिन प्राइस बढ़ने की वजह से, तो हमने 100 ऐड कर दिया मार्जिन मनी में, और आपकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई 15,100। लेकिन अगर मान लो उसके अगले दिन लॉस हो गया, यानी आपने जो ट्रांजेक्शन किया था उसके ऊपर अगर कोई लॉस हो रहा है, तो हम 700 लेस कर देंगे और जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14,400। ऐसे करके हम एडजस्ट करते रहेंगे। अब इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजीज और आती है, जैसे अगर आप ये लाइन देखो, ये जो ऊपर में 15,000 है ये है आपका मार्जिन मनी, यानी इतना तो आपको डिपॉजिट करना है। और इसके अंदर एक आता है मेंटेनेंस मनी, मेंटेनेंस मनी बोल रहे या फिर मेंटेनेंस मार्जिन, कि कम से कम आपके अकाउंट में इतने पैसे तक तो होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मेंटेनेंस मनी 12,000 रुपीज है, अब मैंने गेन लो सेटलमेंट कर रहा हूँ, सेटलमेंट करते करते मान लो एक दिन मेरे को लॉस हो गया 4,000 रुपीज का, और जैसे ही स्टॉक एक्सचेंजेस को एडजस्ट किया तो ये हो गया 10,400। अब आप यहाँ पे देखोगे आपका जो मेंटेनेंस मनी है वो है 12,000, यानी कम से कम 12,000 है, और आपका जो मार्जिन अकाउंट का मनी है वो 10,400 हो गया। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है मेंटेनेंस मनी मालूम है, ये बोलता है जब तक तो 12,000 तक नहीं आ रहा तब तक तो चलेगा, तब तक तो हम एडजस्ट करके लेंगे, आपकी मार्जिन मनी में जो भी अमाउंट आ रहा है हम उसको रखेंगे। लेकिन जिस दिन ये मार्जिन मनी का अकाउंट 12,000 से गिरा, 12,000, उसको इतना रिफिल करेंगे कि वापस 15,000 पे जाए। वापस बोलता हूँ, जब तक तो आपका 15,000 का बैलेंस गिर रहा है, 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 12,000 तक आ रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन ये 12,000 से 1 रुपया भी नीचे गिरा, हम इसमें उतना पैसा और, हम आपसे आके उतना पैसा और मांगेंगे कि आपका अमाउंट वापस मार्जिन मनी के इक्विवेलेंट। यानी यहाँ पे अगर 10,400 है तो मेरी मार्जिन मनी कितनी है 15,000, तो मैं 15,000 इसमें लिखूंगा, और जब इसको लेस करूंगा तो मेरी आंसर आएगी 4,600। तो अब जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कॉल्स। कॉल्स यानी जब कंपनी पैसा मांगती है उसको बोलते हैं ऐड कॉल्स। तो वो 4,600 जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको देगा, स्टॉक एक्सचेंज को 4,600 देगा, और फिर इसकी वापस से जो मार्जिन मनी है वो 15,000 पे आके रिफिल हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको सब बात समझी, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी मार्जिन मनी होगी, गेन लॉस एडजस्ट होते 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 जब तक तो 12,000 आ रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन 12,000 से नीचे गिरा आप उतना पैसा ऐड करोगे कि वापस होके ये मार्जिन मनी कितना बन जाए। और वो कैसे ऐड करोगे, जो भी आपकी मार्जिन मनी की क्लोजिंग बैलेंस आ रही होगी वो माइनस कर देना जो मार्जिन मनी आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने करा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रही थी मार्जिन मनी की 10,400, और मेरा जो मार्जिन मनी का रिक्वायरमेंट था वो 15,000 था। दिस माइनस मैंने जैसे ही दिस किया तो मुझे 4,600 की वैल्यू आई, यानी कि मुझे 4,600 ऐड करना पड़ेगा इस मार्जिन मनी के अकाउंट में, सो दैट मैं वापस 15,000 पे पहुंच जाऊं।
इस तरह ये अप डाउन करके चीजें चलती है। और जब आपकी एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी में, जिस दिन आपकी एक्सपायरी होगी, उस एक्सपायरी पे जो भी आपके मार्जिन मनी में पैसा होगा ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी जब एक्सपायरी होगी, उस एक्सपायरी में जो भी आपके मार्जिन मनी का बैलेंस होगा ना, जो मार्जिन मनी अकाउंट में आपका जो बैलेंस होगा, उतना पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा, यानी दे गिव बैक। इससे क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज भी डेली देखते रहता है कब ज्यादा कम ज्यादा, और इससे जो स्पेक्युलेटर होता है या फिर जिस पर्सन ने भी इंडेक्स के अंदर जो इन्वेस्ट किया था, अगर उसको लगता है उसने आज पैसा डाला और कल उसका पैसा बढ़ गया, यानी मार्जिन मनी का अकाउंट 15,000 आज डाला और कल के दिन में 25,000 हो गया, और उसको लग रहा है कि नहीं ये फ्यूचर एक्सपायरी में इतना नहीं दे पाएगा, तो वो उसी दिन अपने पोजीशन को क्लोज आउट कर देता है और वहां से निकल जाता है। सेम डे पे पोजीशन सेल कर देगा, जैसे उसने बाय की रखी है तो वो सेल की पोजीशन क्लियर करके और वहां से निकल जाएगा और उसने 10,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। इस तरह से चीजें चलती है। तो आइए अब हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो कंसेप्ट देखो क्या बोल रहा है, इनिशियल मार्जिन इज नथिंग बट अमाउंट रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने बताया था अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो तो आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल मार्जिन करके उसका नाम होता है। फिर आता है मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर इफ मार्जिन अकाउंट गोज बिलो मेंटेनेंस अमाउंट, मेंटेनेंस मार्जिन अमाउंट, देन वी नीड टू डिपॉजिट एक्स्ट्रा अमाउंट इन द मार्जिन अकाउंट अप टू इनिशियल मार्जिन। तो वही मैंने बोला कि अगर मिनिमम अमाउंट है और अगर वो गोज होता है बिलो मार्जिन अकाउंट का जो बैलेंस होता है, अगर वो इट गोज बिलो मेंटेनेंस मार्जिन अमाउंट यानी 12,000 से नीचे गया, देन वी नीड टू डिपॉजिट एक्स्ट्रा अमाउंट। तो हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा मार्जिन अकाउंट के अंदर। वो कब कितने तक करना पड़ेगा, अप टू इनिशियल मार्जिन। तो जो उसकी इनिशियल मार्जिन है वहां तक हम लोग को डिपॉजिट। अब इनिशियल मार्जिन का ये एक चीज है, फॉर्मूला है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में बोला है। वो बोलता है कि जो भी म्यू होगा, इसको हम लोग यू नहीं पढ़ते, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू। म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू क्या होता है, एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग को लिखा है 10,000 एब्सोल्यूट चेंज होगा, यानी जो 1 लाख का जो मैंने इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था, हो सकता है वो 10,000 से बढ़े, 10,000 से घटे, लेकिन उस 10,000 से बड़े घटे में भी स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, यानी वो 10,000 से 10,000 की जगह 12,000 से भी बढ़ सकता है और 10,000 की जगह 8,000 से भी घट सकता है। तो वो डिपेंड करता है उसके अंदर। तो यहाँ पे लिखा म्यू इज नथिंग बट एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको इनिशियल मार्जिन कैसे निकालना है, इनिशियल मार्जिन निकालने के लिए आप लिखते हो म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके। फिर आपका मेंटेनेंस मार्जिन आता है। मेंटेनेंस मार्जिन निकलता है परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन। तो जो इनिशियल मार्जिन होता है ना, उसी का कुछ परसेंटेज हम लोग डिनोट करते हैं मेंटेनेंस मार्जिन के लिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। एवरेज एब्सोल्यूट डेली चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये जो 10,000 है ये आपका म्यू है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस चेंजेस इज 2,000, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो ये 2,000 है। और जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो 75%, यानी ये आपका क्या होगा, ये आपका मेंटेनेंस मार्जिन। तो एवरीथिंग आपको क्वेश्चन में दी हुई है। देन आफ्टर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 में आप क्या कैलकुलेट करोगे, स्टेप 1 में आप कैलकुलेट करते हो इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन, और स्टेप नंबर 2 में आप ये टेबल फॉर्म करते हो, डे बनाते हो, चेंज इन फ्यूचर वैल्यू, मार्जिन अकाउंट और कॉल मनी। कॉल मनी मैंने वही बोला था कि अगर आपका मेंटेनेंस मार्जिन से अमाउंट नीचे गया, किसका, मार्जिन अकाउंट का, तो उस केस में आप अमाउंट कॉल करते हो और उसको वापस आप इनिशियल मार्जिन के इक्विवेलेंट में लेके आ जाते हो। चेंजेस इन फ्यूचर वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कैसे निकालेंगे, तो आपको देखना है इनिशियली आपने क्या किया, आपने बाय किया है कि सेल किया। अगर आपने बाय किया फ्यूचर को तो आप यूनिट्स लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे करंट डे के क्लोजिंग बैलेंस, यानी आज की मेरी क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो, और माइनस करोगे प्रीवियस डे की क्लोजिंग बैलेंस, की कल की प्रीवियस डे की क्लोजिंग बैलेंस क्या थी। एग्जाम्पल देख लो, अगर आपका यूनिट्स 50 थे, करंट डे आपने 2,100 आपकी करंट डे की क्लोजिंग बैलेंस हो गई, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग बैलेंस थी 2,000 रुपीज। उस केस में आपको क्या होगा, तो 50 आप मल्टीप्लाई करोगे, 2,100 आपका क्या होगा, करंट डे, तो करंट डे 2,100 आपने लिखा और प्रीवियस डे 2,000 लिखा, दिस माइनस दिस किया और आपका आंसर आया पॉजिटिव 5,000, और आपको यहाँ पे एमटीएम रिसीव होगा, यानी आपके मार्जिन अकाउंट में 5,000 आएगा। कैसे आपका ये प्रॉफिट हुआ वो देखो, आपने ट्रांजेक्शन क्या करके रखा है, बाय करके रखा है। जब आप ट्रांजेक्शन बाय करते हो तो इट मींस व्हाट, जब भी आपकी प्राइस बढ़ेगी, जब जब आप बाय ट्रांजेक्शन करते हो और मार्केट में जब इंडेक्स की फ्यूचर की प्राइस बढ़ती है तो आपको गेन होगा। यानी आप सिंपल देखो कि जो प्रीवियस डे पे प्राइस थी वो 2,000 रुपीज थी, है ना। प्रीवियस प्रीवियस डे पे जो प्राइस थी वो कितनी थी, वो थी 2,000 रुपीज।
प्रीवियस डे पे आपकी प्राइस थी 2000 रुपीज, लेकिन आज के दिन करंट डे पे वो प्राइस 2100 हो, तो ये आपको प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि आप बाय की स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, तो इसलिए आप 2100 माइनस 2000 करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका आंसर पॉजिटिव आया, यानी आपको मार्जिन मनी अकाउंट में ऐड करना है। तो जब आपको देखना है, जब आपने बाय वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब आप देखोगे कि यहाँ पे इसने बाय किया इंडेक्स फ्यूचर, तो ये वाला जो चीज है चेंजेस इन फ्यूचर वैल्यूज, आपको कैसे निकालनी है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय करंट डे क्लोजिंग, यानी आज के दिन का क्लोजिंग माइनस प्रीवियस डे का क्लोजिंग। अगर इसका आंसर नेगेटिव में है तो आप माइनस कर देना, यानी कि वो लॉस होगा, और पॉजिटिव में है तो आप ऐड करते हुए चलना अपने मार्जिन अकाउंट का। सेम दूसरी तरफ अगर हम लोग देख ले कि अगर आपने सोल्ड किया है, अगर आपने सोल्ड किया तो सोल्ड के केस में आप यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस डे का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कल का क्लोजिंग बैलेंस माइनस आज का क्लोजिंग बैलेंस करोगे। अब एग्जांपल देख लो, ये यूनिट्स आपकी 50 थी, करंट डे की आपकी प्राइस 2100 थी, प्रीवियस डे आपने 2000 अर्न किए थे, सॉरी अर्न नहीं किए थे, उसकी क्लोजिंग बैलेंस थी। इसको कैसे सॉल्व करोगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 2000, 2000 क्या है मेरी प्रीवियस डे की क्लोजिंग बैलेंस, ये रही 2000, 2100 मेरी क्या है करंट डे की क्लोजिंग बैलेंस, ये रही, दिस माइनस दिस करेंगे आपको माइनस 100 आएगा, माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे आपको मिलेगा माइनस 5000, और जब माइनस 5000 है मतलब आपको मार्क टू मार्केट पेड करना है, यानी आपकी जो मार्जिन अकाउंट है वो कम हो जाएगी। ये क्यों हुआ, लॉस कैसे आया, तो सिंपल सोच लो ना, जब आप कोई भी चीज सेल कर तो आप क्या सोचते हो कि मैं सेल कर दूंगा 100 में और उसको खरीदूंगा जब और सस्ता हो जाएगा, यानी आपका व्यू पॉइंट होता है कि प्राइस गिरनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो कल की प्राइस थी 2000 और आज की प्राइस 2100 हो गई, यानी यहाँ पे आपकी प्राइस बढ़ गई, और जब प्राइस बढ़ गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो जब भी आपको लॉजिक के साथ भी आप जा सकते हो, और नहीं अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ज्यादा हो रहा है, लॉजिक इज वेरी सिंपल, इट दिस सब लॉजिकली डिराइव हुआ है, बट फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग अगर बाय का क्वेश्चन होगा तो आपको यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आज के डे का प्राइस, करंट डे का प्राइस माइनस प्रीवियस डे का प्राइस कर देना, जो भी प्लस आएगा तो ऐड करना, माइनस आए तो लेस कर देना मार्जिन अकाउंट में। और अगर आप सेल वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो यूनिट मल्टीप्लाई बाय कल का प्राइस प्रीवियस डे का प्राइस माइनस करंट डे की प्राइस, अगर इसका आंसर प्लस आए तो ऐड करना, माइनस आए तो लेस कर देना। और फिर भी अगर आपको चाहिए तो एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके भी देख लेना कि आपको ऐड हो रहा है कि लेस कर रहा है। अगर बाय हो रहा होगा, अगर आपने बाय किया होगा, अगर प्राइस बढ़ रही होगी, यानी इनिशियली आपका मार्जिन अकाउंट में पैसा बढ़ते रहेगा, और अगर आपने सेल किया होगा और प्राइस घट रही होगी यानी लेस हो रही होगी तो भी आपका बढ़ेगा, तो आपको वो थोड़ा एनालाइज करके देखना होगा, नहीं तो फिर अदरवाइज आप इससे जा सकते हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में बोला है कैलकुलेट इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो लगेगा ही हमको क्वेश्चन में, एवरीथिंग गोइंग गुड, यस, चलो सॉल्यूशन। ये रहा, कुछ चीजें तो मैंने निकाल के रखी है बट ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंगली इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन का हम लोग ने फॉर्मूला, ये स्टेप मेरा 1 है, एक मिनट, हाँ। तो मेरा स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट करना था, मुझे स्टेप 1 में मुझे कैलकुलेट करना था इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन कैसे निकालते हैं, म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने वही लिख दिया, इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू म्यू प्लस स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरा म्यू क्या है, अकॉर्डिंगली इनिशियल मार्जिन क्या हो जाएगा 10,000, मैंने म्यू बताया था, अगर चाहिए तो वो मैं लिख देता हूँ कि जो मेरा म्यू है वो है 10,000, क्योंकि डेली एब्सोल्यूट चेंजेस मेरा यही था जब हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था, और स्टैंडर्ड डेविएशन था हम लोग का 2000 रुपीज, तो हम लोग ने वो भी लिख दिया। अब जस्ट इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करना है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो इनिशियल मार्जिन म्यू में आएगा 10,000, तो मैंने 10,000 लिख दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 2000 वो लिख दिया। इन दोनों को आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16,000, यानी कि जो 16,000 रुपीज है ये आपका क्या है, इनिशियल मार्जिन है, यानी इतना पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा सो दैट आपका कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाए, और बार बार कंपनी को आपके पास, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज को आपके पास ना आना पड़े बार बार पैसा मांगने के लिए, यार ये मार्क टू मार्केट पेड करो रिसीव करो, तो आप इनिशियली 16,000 उसके अकाउंट में डाल देते हो, ये लो, और जब भी जो भी एमटीओम होगा वो करते रहना, अगर मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे पैसा आए तो आगे मुझसे मांग लेना, सिंपल, यानी आपसे मांग लेना, वैसा क्वेश्चन जैसा है वैसे के हिसाब से। देन मेंटेनेंस मार्जिन क्या बोला है क्वेश्चन में, मेंटेनेंस मार्जिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मेंटेनेंस मार्जिन बोला है
75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। तो 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन क्या है आपका? मेंटेनेंस मार्जिन। तो आपने वो लिख दिया दैट 16,000 मल्टीप्लाई बाय 75% इज इक्वल टू 12,000 इज योर मेंटेनेंस मार्जिन। तो यहाँ पे आपका मेंटेनेंस मार्जिन कितना हो गया? 12,000 रुपीज होगा। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं क्या। स्टेप नंबर 2 आपको फॉर्मेशन ऑफ टेबल, यानी आपको ये टेबल फॉर्म करना है। अब आपको देखने की कितने डेज के आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डेज का दिया, यानी आपको 10 लाइन आइटम क्रिएट करनी है। तो चलो मैं कर लेता हूँ डे चेंजेस इन फ्यूचर वैल्यूज एंड मार्जिन अकाउंट। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 2, ये मेरा स्टेप 1 हो गया और ये मेरा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या निकाल रहे हैं? स्टेप 2 में हम लोग अपना फाइनल आंसर निकाल रहे हैं, ये वाला डेली बैलेंसेस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट ऑन मार्जिन कॉस्ट। आपको लिखना है डेली बैलेंसेस इन दी margin account and payment on margin calls and payment on margin calls। क्या क्या था? सबसे पहले मैंने बोला डे, देन चेंजेस इन फ्यूचर वैल्यू, देन उसके बाद आपका आएगा मार्जिन अकाउंट और फिर आएगा कॉल मनी। कॉल मनी यानी इतना पैसा मांगा। चलो सारी चीजें हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या किया इसने? बाय किया है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इन्होंने बाय किया। तो बाय के केस में क्या हो रहा था? बाय के केस में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हम लोग क्या लेते थे? हम लोग यूनिट्स लेते थे। हम लोग लेते थे यूनिट्स और यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते करंट डे के प्राइस से। तो जो करंट प्राइस होगी, करंट क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। मैं करंट माइनस प्रीवियस लिख रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। चलो वैल्यू पुट करने के लिए डेज लाते हैं। तो जो डेज है ये कॉपी पेस्ट कर देना एज इट इज डे वाले कॉलम पे। तो आप देखोगे पहला जो डे है वो है 4209, 4209। सेकेंड डे है 5209, थर्ड इज 6209, फिर 7209, देन 10 है, फिर 11, देन 12, देन 14 है, देन 17 और 18 है, और फिर 18 है। तो ये लिख दिया डेज। अब हम लोग लिखेंगे चेंजेस। चेंजेस का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन फ्यूचर वैल्यू वो है यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय करंट माइनस प्रीवियस। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट्स लिख देते हैं, फटाफट हो जाएगा। 50 50 50 50 50 50 50 50 50 और 50। फिर क्या था? मल्टीप्लाई था ना, ठीक है, मल्टीप्लाई भी साथ में लिख देना चाहिए था। ये वो तरीके होते हैं जो आप यूज करोगे ना तो आपका काम थोड़ा फटाफट होगा। ये चीज मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि सॉल्व करके देखोगे ना तो फिर एग्जाम में भी अगर ऐसा है ना क्वेश्चन तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। अब क्या लिखा है? करंट। तो करंट है मतलब स्पोर्ट। देखो करंट मतलब क्या होगा वो ध्यान दो, दिख रहा है ये? इसको पूरा करो, ये देखो करंट अब तो दिख रहा होगा ना। तो करंट मतलब क्या हो गया? ये जो 4 तारीख की प्राइस है ना, 4 तारीख की, उस दिन की मैं यहाँ पे प्राइस लूंगा। जो 5 तारीख की है ना, उस दिन की क्लोजिंग और प्रीवियस उसकी ये हो जाएगी। फिर 6 तारीख की क्लोजिंग इधर आएगी, 7 तारीख की क्लोजिंग इधर आएगी, 8 तारीख 10 तारीख की क्लोजिंग इधर आएगी। अब आप मुझे बताओ 4 तारीख को तो आपने ट्रांजेक्शन किया, तो क्या 4 तारीख को कुछ निकलेगा क्या प्लस माइनस? क्योंकि 4 तारीख के दिन पे 3 तारीख को तो क्लोजिंग बैलेंस होगा ही नहीं, तो 4 तारीख को हम लोग कुछ निकालेंगे क्या? नहीं।
4 तारीख को हम लोग कुछ भी नहीं निकालेंगे, 4 तारीख को जो भी चेंजेस होगा वो ये भी नहीं होगा। मार्जिन अकाउंट में आपने 4 तारीख को पैसा भरा था वो आप लिखोगे कि 16,000 आपने मार्जिन अकाउंट में भरा था और कॉल मनी कुछ नहीं होगा। तो जो 4 तारीख का ट्रांजेक्शन होगा वो सिंपल होगा। कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या 4 तारीख को? जी नहीं, 4 तारीख को कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे आपके यहाँ पे, वो होगा नील। क्योंकि 4 तारीख के दिन पे 3 तारीख का तो प्राइस मिलेगा नहीं, आप तो स्टार्ट 4 तारीख से कर रहे हो, और जो आपका मार्जिन अकाउंट है वो, और यहाँ पे हो जाएगा डैश, कॉल मनी भी आप कुछ नहीं। अब आपका जो भी कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो 5 तारीख से स्टार्ट होगा। तो चलो 5 तारीख के दिन पे अब हम लोग सारे कैलकुलेशंस लिखते हैं। देखो इधर, तो मैंने बोला था कि 5 तारीख है, 5 तारीख का क्लोजिंग क्या होगा? ये होगा, यानी करंट डे का प्राइस ये होगा, तो ये एक्स का ये होगा, 7 तारीख का ये होगा। तो 5 तारीख का करंट क्लोजिंग बैलेंस क्या था वो सारी चीजें लिखते हैं, 5 से 6 तक लेके चलते हैं। इसको इधर कर लेता हूँ, और आपका 5 तारीख का ये दिखते रहना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, वो तो लाइन में ही है, तो फिर आप डायरेक्टली क्लोजिंग लिख सकते हो, दैट फाई इज 329440 323040 321230, ओके, देन 326750। लिखते टाइम एकदम सावधानी के साथ, 67 हो गया, 326380, ना ब्रैकेट नहीं करना, देन 329200, then 330930 and 325780 and 3102। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया समझ में? अब उसके बाद क्या है? माइनस प्रीवियस, तो सब में माइनस 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 लगा देते हैं हम लोग, माइनस 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 माइनस, माइनस माइनस लगा के हो गया। अब लिखा है प्रीवियस डे की प्राइस। प्रीवियस डे की प्राइस मतलब क्या होगा? अगर आप 5 तारीख को, अगर आप 5 तारीख को बोल रहे हो प्रीवियस डे का प्राइस बताओ, तो 5 तारीख को जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग होगी वो होगी ये, 6 को होगी ये, 7 को होगी ये, 10 को होगी ये, यानी हम लोग 1 डे प्रीवियस का प्राइस अब यहाँ पे लिखेंगे। चलो लिखते हैं, 4 तारीख का प्राइस दिया हुआ ही है, आज 3296.50, 3294.40, then 3230.40, then 3212.30, then 3267.50, then 3263.80, then 3292.00, फिर 3309.30 and 3257.80। ये अगर 3 जैसा नहीं दिख रहा है तो 3 जैसा, ठीक है। तो मैंने अब तक सारे डेटास को मैंने फिल कर दिया, जो भी क्वेश्चन में डेटा थे उस डेटा को मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, सो दैट मेरा टेंशन खत्म। अब मुझे क्वेश्चन की काम है क्या? अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन को करता हूँ साइड में, अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा और अपना मार्जिन अकाउंट का बैलेंस लेके आऊंगा। बस एक चीज आपको और क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, अगर दिस पॉसिबल देन आप देख लेना। ये क्वेश्चन दिख रहा है, बाय स्ट्रेटेजी है। बाय स्ट्रेटेजी मतलब क्या हो जाएगा? अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपको प्रॉफिट है, और घट रही है तो आपको लॉस है। तो हम लोग सिर्फ इतना ही निकालते कि ये ऐड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ, कि लेस हो रहा है, ठीक है। तो देखो 96 से 4 पे आ रहा है, 329650, 32 तो सब में है, तो 32 को अपन इग्नोर करेंगे, अपन 9694 का करेंगे। तो 39650 से 94 पे आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, यानी लेस लॉस होगा आप लोगों। अब ये 94 से 30 पे आ रहा है और लेस हुआ, तो अपने को लॉस हो गया। फिर 30 से 12 पे आ रहा है, फिर से लेस हुआ, यानी लॉस हुआ। फिर 67 से 63 हो गया, अब देखो 12 से 67 हो गया, यानी प्लस हुआ, तो यहाँ पे गेन हो जाएगा, ठीक है। देन 67 से 63 हो गया, यानी फिर से कम हो गया, तो लेस हो जाएगा। देन 63.80 से 92 हो गया, यानी फिर बढ़ गया, यानी गेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो
3292 से 3309 हो गया, यानी गेन हुआ, बढ़ गया, ऐड कर देंगे। फिर 3209 से 3257 यानी लेस हो गया, तो लेस लिखेंगे। और 325780 से 3102 यानी फिर से लेस हुआ तो लेस लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या हो गया, तो अगर आपका बाय है और ये लेस हो रहा है तो यहाँ पे गेन होगा, गेन होगा, गेन होगा। और जहां पे सॉरी बाय है और लेस हो रहा है तो आपका लॉस होगा, और जहां पे बाय है ऐड हो रहा है वहां पे गेन हो रहा है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर आप लोग इसको देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे अगर आंसर माइनस में आया और यहाँ पे भी माइनस में आया तो मतलब आप राइट जा रहे हो। यहाँ पे आंसर प्लस में आया, यहाँ पे आंसर प्लस में आया तो आप राइट जा रहे हो। ये आपको देखना है बाय स्ट्रेटेजी है कि सेल स्ट्रेटेजी। अगर बाय है तो आप डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस प्लस कर दो, अगर सेल है तो आप इसको यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस रिवर्स करना। आपको इतना दिमाग में रखना चाहिए गेन हुआ कि फायदा होगा। अगर ये बाय था, अगर ये घटा तो यानी लॉस हो जाएगा, और जब अगर ये सेल होता तो अगर ये नीचे गिरता इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो आप यहाँ पे ऐड करते। इससे क्या बेनिफिट हो जाता, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको और क्लैरिटी के साथ इसका आंसर मिलता। आइए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ को साइड में रखते हैं। चलो 16,000 आपका वैल्यू है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। सबको सॉल्व कर करके हम लोग अपना आंसर लिख देंगे, सो दैट अब फटाफट फिर हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलो सबको सॉल्व करके मैं चाहिए तो आंसर लिख देता हूँ। एंड सबका आंसर क्या आ रहा है वो सबको सॉल्व करता हूँ और सबका आंसर। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा होगा 3296.4 माइनस 3294.4 माइनस 3296.5 मल्टीप्लाई बाय 50। पहला आंसर आ रहा है -105। सिर्फ सबको सॉल्व करके सबका आंसर लिख दो। 3230.4 माइनस 3294.4 मल्टीप्लाई बाय 50। दूसरा आंसर आ रहा है माइनस, सेकेंड आंसर इज माइनस 3200। ओके, देन 32 थर्ड वाला 3212 माइनस 3230.4 मल्टीप्लाई बाय 50, यह आ रहा है आपका -905। इसको भी रेड कर देते हैं ना, -105 -105। देन नेक्स्ट 3267.5 3267.5 माइनस 3212.3 मल्टीप्लाई बाय 50। ये आंसर देखो पॉजिटिव में आया 2760। देन 3263.8 माइनस 3267.5 मल्टीप्लाई बाय 50 -185। ठीक। अब 3292 माइनस 3263.8 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आंसर आ गया 1410 पॉजिटिव में। ठीक। देन 3309.3 माइनस 3292 मल्टीप्लाई बाय 50, 865 आपका आ गया पॉजिटिव। देन 3257.8 माइनस 3309.3 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया आपका आंसर -2575। ओके, देन 3102.6 माइनस 3257.8 मल्टीप्लाई बाय 50, और ये आपका आंसर आ गया -7760। आपने ला दिया अपने सारे आंसर्स। अब एक बार जो हम लोग ने माइनस प्लस किया था ना, वो एक बार देखते हैं। देखो पहले माइनस, ठीक है, पहले 3 माइनस है तो पहले 3 माइनस है, फिर प्लस है तो प्लस है, फिर माइनस है, माइनस है, फिर प्लस है 2, 2 प्लस है, और फिर 2 माइनस है, 2 माइनस है। इसका मतलब हम लोग ने जो कैलकुलेशन की वो परफेक्ट एंड राइट जा रही है। कंफ्यूज नहीं होना इनसे, तो बस एक करंट माइनस प्रीवियस फॉलो करो और ये सारी चीजें। अब हम लोग मार्जिन अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। हम लोग बोलेंगे 16,000 का। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो 16,000 की आपको वैल्यू दिख रही है 16,000 की, इसके अंदर हम लोग अगर लॉस हुआ यानी ट्रांजेक्शन से लॉस हुआ तो आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस कम होगा, और जहां जहां प्लस आएगा आपकी मार्जिन का अकाउंट बढ़ेगा। तो 16,000 ये माइनस हो गया, लॉस हो गया, तो हम लोग 105 माइनस करेंगे, और उसके बाद की जो वैल्यू आएगी हम लोग वो लिखेंगे। उसके बाद की जो वैल्यू आई है वो है 15895। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया। फिर नेक्स्ट डे ये सेटलमेंट कर दिया, क्लोजिंग।
फिर नेक्स्ट डे में देखेंगे फिर से लॉस हो गया 3200, तो हम लोग 3200 लॉस करेंगे, तो आंसर आएगा 12695। फिर हम लोग उसमें नेक्स्ट डे देखेंगे 905 का लॉस हो, तो हम लोग माइनस करेंगे 905, ये आंसर आएगा 11790। बस अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीदर लेना है। आप देखोगे क्वेश्चन में मेंटेनेंस मार्जिन कितना है, 12,000, और यहाँ पे हम लोग ने जब एडजस्ट किया तो मैंने आपको एक बताया था लाइन कि लाइन होगी, जैसे यहाँ पे मान लो 16,000 रुपीज है। आप एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट कर करके कर करके कर करके ये आपकी इनिशियल मार्जिन है और 12,000 आपका मेंटेनेंस मार्जिन है। तो मैंने बोला था एडलेस कर करके कर करके कर करके जब तक 12,000 है तब तक तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रही है वो लिखना। लेकिन जैसे 12,000 से नीचे गई आपको इतना पैसा लाना पड़ेगा कि वापस वो 16,000 बन जाए। हाँ, तो यहाँ पे अब आपको कॉल मनी करना पड़ेगा। कितने की कॉल मनी करनी पड़ेगी वो देखो, एकदम सिंपल है। आपका लेस करने के बाद आंसर क्या आ गया, लेस करने के बाद आपका आंसर आ गया 11790। हम लोग कॉल मनी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो 12,000 से लेस आ रहा है, और 12,000 से लेस आ रहा है यानी मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे आ रहा है। इसके लिए हम लोग इतना आप कॉल मनी करना पड़ेगा कि इसके अंदर हम लोग कितना ऐड करें कि वापस ये 16,000 बन जाए। तो सिंपल है ना, हम लोग 16,000 में से इतना अमाउंट ऐड कर देते, लेस कर देते, तो हम लोग को पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऐड करना है कि वापस ये 16,000 बन जाए, यानी 4210। यानी हम लोग 7 फरवरी को जो अमाउंट कॉल करेंगे वो कॉल करेंगे 4210 का, और जैसे हम लोग कॉल करेंगे ये अमाउंट बन के कितना हो जाएगा, ये अमाउंट बन के हो जाएगा फिर से 16,000। 16,000 कैसे हुआ, अगर आपको उसका ब्रेकअप चाहिए तो वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि 12695 उसमें से -1905 उसमें प्लस हुआ 4210। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको 16,000 मिल जाएगा। ये था, ऐसे होता है एडजस्टमेंट। ये आपकी मार्जिन अकाउंट थी, लेस लेस होता गया, देखा मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गिरा, फिर आपके पास स्टॉक एक्सचेंज आएगा और बोलेगा गिव मी सम मनी, तो आपसे कॉल करेगा मनी, आप जैसे 4210 दोगे वापस से वो इनिशियल मार्जिन पे लेके जाएगा। तो इस दिन आपकी क्लोजिंग बैलेंस कितनी हो गई, इस दिन आपकी क्लोजिंग बैलेंस हो गई 16,000 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, 16,000 हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे देखा हम लोग ने तो हम लोग को पॉजिटिव बैलेंस मिला, यानी हम लोग को गेन हुआ, तो 16,000 प्लस 2760 जब हम लोग ने किया तो हमारा आंसर आया 18760। फिर उसके बाद हम लोग ने अगले दिन देखा तो -185 का हमको लॉस हुआ है, तो 18760 में से हम लोग माइनस किया 185, तो वो हो गया 18575। कितना हो गया 18575। फिर नेक्स्ट डे देखेंगे 1410 का हम लोग का गेन हुआ है, ये देखो नेक्स्ट डे देखेंगे हमको 1410 का गेन हुआ, तो उसमें हम ऐड कर देंगे 18575 प्लस 1480, ठीक है, 18575 प्लस 1410, तो आपका आंसर आएगा 11985। फिर आप नेक्स्ट डे पे जाओगे तो 865 का फिर से आपको गेन हुआ है, तो उसमें आप 865 ऐड कर देना, तो आपका आंसर आएगा 20850। फिर इसके बाद आप अगले दिन जाओगे तो आप देखोगे कि आपको 2575 का लॉस हुआ, ये देखो, और माइनस करोगे तो 20850 में से 2575 लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 18275। फिर उसके नेक्स्ट डे जो 18 तारीख है, 18 तारीख को -7760, देखो -7760 आपको लॉस हुआ, तो आप माइनस करोगे 7760, तो आपका आंसर जो यहाँ पे अब निकल के आएगा वो आएगा 10515। अब देखोगे इस दिन के भी अंदर आपका जो मेंटेनेंस मार्जिन था, आपका मेंटेनेंस मार्जिन जो 12,000 का था उससे कम हो गया ये अमाउंट। इसका मतलब क्या है, अब आपको कॉल मनी करनी पड़ेगी। कितना कॉल मनी करना पड़ेगा, उतना कॉल मनी करना पड़ेगा कि ये जो 10,505 है ये वापस से 16,000 पे पहुंच जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे सिंपल है, 16,000 पे लेके जाना है। अभी आपकी वैल्यू 515 है, इसको लॉस करने के बाद लेस करने के बाद आपका आंसर आएगा 4,485। ठीक है, तो आप लेस कर देना, 16,000 माइनस 10,515 45 आएगा, सॉरी सेम था बस यहाँ पे। इसका आंसर आएगा 5485, यानी 5485 का जो अमाउंट है आप उसको क्या करोगे, कॉल करोगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा कॉल मनी में नेक्स्ट टाइम वो आएगा 5485।
585 और यहाँ पे जो 10515 लिखे हो आप इसको डिलीट करके कितना लिख दोगे, मतलब हटा के 16,000। ये 16,000 कैसे है, सिंपल है, ये 16,000 आया 18275, उसमें से माइनस 7760 प्लस 5485, जब आपने किया तो 16,000 आपको मिल गया। तो बस यही स्टेटमेंट आपको एग्जाम में बनाना है और ये एग्जामिनर आपको इसके नंबर देगा, एक 16,000 मेंटेनेंस मार्जिन लाने के, ये 12,000 आपका मिनिमम, सॉरी 16,000 इनिशियल मार्जिन लाने के, मेंटेनेंस मार्जिन 12,000 लाने के, और ये जो आपने स्टेटमेंट बनाया इसमें वो ईच एंड एवरी चीज चेक करेगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा है। देखो अगर क्लोजिंग बैलेंस उसका राइट है, इट मीन्स वो चेक करेगा एग्जामिनर की क्लोजिंग बैलेंस अगर राइट है मीन्स आपका ये वाला कैलकुलेशन राइट है, और आपका कॉल मनी चेक करेगा और आपको उस अकॉर्डिंगली आंसर दे देगा। एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है कि आपको सेम क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, अगर उसने बाय किया है तो कैसे आपका मार्जिन अकाउंट ऊपर नीचे होगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और अगर उसने उस चीज को सेल किया फ्यूचर को तो कैसे उसका मार्जिन अकाउंट बनेगा। तो उस केस में आप सिंपल वैसी के हिसाब से जाना, जैसा कि आपको मैंने इस पे बताया, पहले आप बाय वाला हिसाब से सॉल्व कर देना और जब सेल वाला आप सॉल्व करोगे तो जस्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग बैलेंस उसके अमाउंट को इंटरचेंज कर देना, यानी कि इस वाले चीज को, ये वाली जो चीज आएगी आपको इसको इंटरचेंज करना है, और जहां जहां माइनस आ रहा था वहां वहां वो प्लस और माइनस ऐसे करके वो आ जाएगा। आइए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। ये रहा, तो सबसे पहले यही लिखा है कि म्यू प्लस स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, तो वो तो आप कंसेप्ट नोट से लिख देना कि म्यू इज डेली एब्सोल्यूट चेंज और ये स्टैंडर्ड डिविएशन। अकॉर्डिंगली आपका इनिशियल मार्जिन 16,000 का था, तो ये रहा आपका 16,000 एंड आपका ये था 12,000, तो आपने 12,000 भी कर दिया 12,000। फिर इसके अंदर ये बोल रहा है कि स्टेप 2 में डेली बैलेंस निकालना, तो डेली बैलेंस देखो, हम लोग डेली बैलेंस चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये प्लस माइनस भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है, मैं सामने सामने रख देता हूँ ना, सो दैट आपको डुअल डॉक्यूमेंट व्यू में और अच्छे से। ये देखो पहला है माइनस माइनस 105 3200 905 2760 185 माइनस में, देन 1410 देन 865 देन माइनस 2.7, ये देखो ये राइट है। फिर इसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस देख लो, क्लोजिंग बैलेंस 16,000 15,895 12,695, फिर 16,000 कैसे आया मैंने उसका भी डेरिवेशन दिया, और यहीं पे कॉल मनी हो गई 4210 की, वो भी हो गया। फिर उसके बाद 87760 87760 18575 18575 19985 19985, देन 20850 20850, देन 18275 18275, और लास्ट में 16,000, लास्ट में 6,000, और जो कॉल मनी किया हुआ है 5485। समझा, इस तरह से आपको स्टेटमेंट बनाना है और आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। हाँ मैं आपको आंसर पे लेके, एक बार आपको आंसर देखना है तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए और इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व भी कर लेना वीडियो पॉज करके। अभी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, अगर आप साथ साथ मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ गई होगी, एंड अगर आपने नहीं सॉल्व किया मेरे साथ साथ तो आपने अगर रुका है पूरा वीडियो देखा है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, अब आपका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये था एक, ये आपको ऐसे करके बहुत छोटा हो जा रहा है, पार्ट्स में लो, ठीक है। सो डन, मैंने आपको 1 लाख करा दिया है ख़त्म। अगर मैं कंसेप्ट नोट पे जाऊं तो मैंने आपको 1 लाख ख़त्म करा दिया, जो आपका फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, ये वाली चीज़ मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्टेक्ट से रिलेटेड से जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको करा दिया है, उसका कंसेप्ट भी करा दिया, उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको रिवीजन करा दिया, आपको ये सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट जो मैं लैग लेके आने वाला हूँ ऑप्शन का लैग लेके आऊंगा, और ऑप्शन के बाद जो मिसलेनियस आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस है, जो कुछ टॉपिक्स है जिनको कवर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया है, जो इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन है उनके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा जल्दी। तो अब तक के लिए आप इन सब चीजों को देखिए। आपका जो भी फीडबैक है, फीडबैक का मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे मुझे फीडबैक दे देना।
मैं डाउट सपोर्ट ग्रुप भी बनाने का सोच रहा हूँ AFM का, तो मैं वो ग्रुप भी बना के उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस डाउट सपोर्ट ग्रुप में ऐड भी हो जाना। मेरी भी टेलीग्राम की लिंक है उसमें और व्हाट्सएप की लिंक है, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे ऐड हो जाना, जो भी अपडेट्स उस ग्रुप में आते रहेंगे। एंड इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सी कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। पिक्चर अभी बाकी है।